हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डायरेक्टली बगैर किसी चीज़ के बारे में बात किए हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। इतने दिनों के बाद वीडियोस डालने का मकसद यही होता है कि रोज़ाना के मैचेस पे तो हर कोई अपने चैनल्स पे वीडियोस अपलोड करता है, डिस्कशन करता है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियोस के शुरू में बोला था कि मेरा मकसद कोई अपनी दुकान चमकाना नहीं है या क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं मेनली फोकस करता हूँ पाकिस्तान टीम पे। और बाकी के जो मैचेस होते हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पाकिस्तान टीम के पॉइंट्स के लिए भी और क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भी। तो एज बीइंग अ क्रिकेट फैन and not being biased to my own country's team, I would highlight some of the great matches that happened previously. लेकिन सबसे पहले स्टार्ट जहाँ से हम करेंगे वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ है जो कि डिस्कस करना है, जो कि डिसाइड करना है, जो कि देखना है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में जगह बनती है आगे के नहीं। और इस वक्त बात पाकिस्तान की आगे बढ़ने की या वर्ल्ड कप जीतने की या सेमीफाइनल्स में आने की या फाइनल्स में आने की नहीं है। इस वक्त बात ये हो रही है कि क्या ये टीम डिज़र्व करती है सेमीफाइनल्स में आना या फाइनल्स में आना। तो वो मूविंग फॉरवर्ड बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, मैंने अपने पास दूसरे मोबाइल पे साथ साथ मैं अपने आप को रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। 305 जो है वो पाकिस्तान ने बनाया, ठीक है। जो टारगेट था 367, उसको डिफीट करने के लिए ये पाकिस्तान की अप्रोच थी टूवर्ड्स गेटिंग दैट ह्यूमंगस टोटल टारगेट अचीव्ड। लेकिन वो नहीं हो सका। अब मैं ये नहीं कहूँगा, देखो उस मैच के बारे में मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना कोई ए गेम नहीं खेला, क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड भी चेक करो तो डेविड वार्नर ने और मिच मार्श ने, इन दोनों ने जो सेंचुरीज बनाई, उसके बाद अगर आप एक लंबी लाइन चेक करो तो उनका कोई भी जो बैटर है वो 30 रन्स भी नहीं बना सका, सिवाय स्टोइनिस के जिसने 21 रन्स बनाए। बाकी सब जो है वो सिंगल डिजिट्स में आउट हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको एक ओपनर या आपके दोनों ओपनर्स या सिर्फ दो बैटर्स आपकी टीम में आपको एक मैच जिता सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? अब पाकिस्तान में जब अब्दुल्ला शफीक और इमाम उलग ओपनिंग करने आए तो हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार लो भाई, फिर दोबारा वही बात हो जाएगी, 10 ओवर में 30 कर लो, 10 ओवर में 35 कर लो, और फिर अगले 10 ओवर जो है 20 ओवर तक भी टप 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 करते रहो, 40 ओवर तक खींच के लेके जाओ और आखिर के 10 ओवर में मारो। जो कि हमारी एक पुरानी सोच और अप्रोच चल रही है, उसी को कंटिन्यू करना। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे वो क्लासी बैट्समैन है, उन्होंने दिखाया कि ही कैन हिट एज वेल, और उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग बना के दी। इमाम उल हक ने भी बहुत अच्छा खेला, 70 रन उन्होंने बनाया, अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन्स बनाए। उसके बाद जब वही हुआ कि कोलैप्स होना शुरू हुआ, अब्दुल्ला शफीक जाते हैं, इमाम उल हक जाते हैं, दोनों आउट हो जाते हैं। आउट कौन करता है? स्टोइनिस, जो कि नॉट इवन अ रेगुलर बॉलर, एक मतलब वो एक फ्रीलांसर है, मतलब कि भाई कभी ज़रूरत पड़ गई तो आके भाई बॉलिंग करा लो, ठीक है ना, 10 ओवर निकाल दो। उसने आके जो है वो अपने पहले पहले ओवर में उसको निकाल दिया, अब्दुल्ला शफीक, और फिर इमाम उल हक को निकाल दिया। फिर आते हैं हमारे बाबर आजम। बाबर आजम के बारे में तो मैं अगर बात करने बैठूं, जो आजकल उसके बारे में बात चल रही है और जो जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है और उसके ऊपर समझ लो कि काले बादल छाए हुए हैं, तो उसके लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है। बट आई वुड डेफिनेटली हाईलाइट सम ऑफ द स्टफ़ जो कि बाबर आजम के ऊपर चल रहा है, जो कि ऑथेंटिक भी है, जो कि सच भी है, और कुछ जो कि फेक या कुछ अफवाहें हैं जो उसको डिफेम करने के लिए हो रही हैं।
बाबर आजम की जो बुरी फॉर्म चलती आ रही है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है ना। अब हर मैच में जब वो बैटिंग पे आता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आज वो मैच है जिसमें बाबर आजम कुछ कर देगा भाई, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देगा, आज बाबर आजम की फॉर्म वापस आएगी, आज ये टीम को जिता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। फिर रिजवान आए, रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन एंड तक नहीं लेके जा सके। सऊद शकील आए, इफ्तिखार अहमद आया, और उसके बाद तो आप लोगों को पता है जो कि इफ्तिखार अहमद, और इफ्तिखार अहमद के बाद जो हमारी टीम आना शुरू होती है, नवाज़ हो गया या शादाब हो गया या उसामा मीर हो गया, हसन अली आ गया, ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं चलती फिरती एक एग्जांपल दूंगा जॉनसन की, जो कि साउथ अफ्रीका का बॉलर है। ही इज़ अ बॉलर, वो ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन उस बंदे ने अभी पिछले मैच में जो इनिंग्स खेली है वो उसने 76 ऑड रन्स बनाए हैं। आप ये चेक करो कि उसके कोई भी शॉट्स जो है वो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं लाड़े नहीं थे, मतलब कोई आंखें बंद करके नहीं मारी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मार के वो उसने 76 रन्स बनाए, ठीक है ना। हमारे टेल एंडर से बातें हैं, या हमारे जो बैटर्स या नंबर 6 के बाद जो आना शुरू होते हैं, उन लोगों के जहन में, उन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है भाई, जो बॉल आएगी उसको सिर्फ आंखें बंद करके बल्ला घुमाना है और उसको बाउंड्री से बाहर फेंकना है। बाउंड्री से बाहर तो वो नहीं फेंक पाते, खुद बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा एक अलमिया है, ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। हर मैच की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े मार्जिन से 62 रन्स जो है वो बहुत बिग मार्जिन होता है, उससे पाकिस्तान को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद मैच आ गया नीदरलैंड्स श्रीलंका का, लेट इट गो, कोई इतना बड़ा मैच नहीं है। उसके बाद साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच आया। साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त ऐसा ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, ऐसा उनके मैचेस चल रहे हैं और ऐसी धुआंधार उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस चल रही है कि ऐसी साउथ अफ्रीकन टीम अम, बिल्कुल गायब हो चुकी थी। आखिरी साउथ अफ्रीकन टीम जो ऐसी थी वो थी जिसके अंदर जैक कालिस थे, जिसके अंदर लांस क्लूजनर थे, एबी डिविलियर्स थे, ठीक है ना। और इस तरह के जितने भी प्लेयर्स थे वो साउथ अफ्रीका वाली, मार्क बाउचर, वो टीम के बाद जो एक बहुत बुरा पैच उनके ऊपर आया, वो नहीं संभल सके वो कभी भी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम टॉप फेवरेट हॉटेस्ट टीम चल रही है, जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने 400 को तो उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है उनकी कि उनको पता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि निडर क्रिकेट खेलनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्विंटन डिकॉक की। एक बंदा जो ओडीआई से रिटायरमेंट लेके चला गया, उसको बोर्ड ने रिक्वेस्ट करके वापस बुलाया, वो आया, उसने आके 4 मैचेस खेले, जिसमें से 3 में उसने सेंचुरीज बना दी, इंक्लूडिंग जो कल का मैच था जो नीदरलैंड्स के खिलाफ हुआ। क्या है उसके अंदर ऐसी बात जो कि हमारे बैटर्स के पास नहीं है? अगर आप, क्या ऐसा लगता है कि आप क्विंटन डिकॉक को इमामुल हक से या क्या नाम है इससे, फ़खर जमान से आप कंपेयर कर सकते हो? नॉट एट ऑल। एग्जैक्टली सेम वे आप कभी भी बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली एक ऐसे, वो कहते हैं ना, एक गाड़ी का इंजन है या एक मोटरसाइकिल का इंजन है जो कि स्टार्ट होता है एंड ही टेक्स टाइम टू हीट अप, और जब वो हीट अप हो जाता है तो उसके बाद देर इज़ नो स्टॉपिंग, और वो ऐसे ही करता है। किस तरह के उसने मैचेस जिताए हैं, किस तरह की उसने खूबसूरत मेच्योर इनिंग्स दिखाई हैं, आप सवाल नहीं पैदा होता। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यू कैन नॉट कंपेयर विराट कोहली एंड बाबर आजम, ठीक है। वो दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लीग्स के लोग हैं। साउथ अफ्रीका ने मार धाड़ करके जो इंग्लैंड के साथ उनका जो भुर्ता बनाया, जो उनका हशर किया, इंग्लैंड ऑल्सो पाकिस्तान की तरह बिल्कुल ऑफ कलर लग रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों लग रही है ऑफ कलर, जबकि वो लोग अपने बेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स खिला रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो उनको उन्होंने 229 रन से हरा दिया, जो कि अगेन एक बहुत बिग मार्जिन है। साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट जो है वो इस वक्त आसमानों को छू रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस तरह से चल रही है, क्योंकि उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें। क्विंटन डिकॉक खेलता है, मार्करम खेलता है, ठीक है ना, रासी विंडरसन खेलता है। उसके बाद जो खूबसूरत तरीके से क्लासन खेलता है, भाई क्या बात है उस बंदे की, कहाँ से उसने, उसका इतना कोई नाम था नहीं, पिछले 3-6 महीने में उसने कोई इस तरह की खूबसूरत किस्म की पावर हिटिंग की है कि अब उसको देख के लगता है यार ये क्या बंदा है। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के मैच में उसने मार्क वुड को
फुल टॉस नहीं थी, थोड़ी लो फुल टॉस थी, उसके ऊपर उसने उसको स्ट्रेट पे छक्का मारा। मार्क वुड ने 145 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डाली। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होगा कि 145 की बॉल नज़र आना एक बहुत बड़ी गनीमत है, लेकिन उसको उसने पीछे हट के लो यॉर्कर थी और लो फुल टॉस बना के उसने सीधे सामने का छक्का मारा। तो ये शॉट दिखाता है कि यार उस बैट्समैन के अंदर कितना टैलेंट है और वो कितनी दलेरी से बैटिंग करता है। ठीक है, उसके बाद मैच आया न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। मैं बहुत एक्साइटेड था इस मैच को लेके, क्योंकि दोनों टक्कर की टीम थी इस टाइम पे, क्योंकि जिस तरह से दोनों ने स्टार्ट किया वर्ल्ड कप को और अनबीटन चल रही थी, तो मुझे देखना था कि यार क्या होता है। तो उसमें वही न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, 273 टारगेट दिया, लेकिन इंडिया के लिए इस वक्त ये टारगेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके जो शुरू के 5 बैटर्स हैं वो शदीद फॉर्म में। ठीक है ना, रोहित शर्मा आती उन्होंने वही छक्के 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 चौके मारना शुरू कर दिए, जो कि उनका उनका कैरेक्टर है, जो उनका किरदार है। किस खूबसूरती से वो खेलते हैं, किस खूबसूरती से वो एफर्टलेसली जो है ना वो छक्के, उनके पुल शॉट्स सबको पता ही किस तरह के, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से पूरे मैच को पावर प्ले में बना के दिया। शुभमन गिल ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद आए द ग्रेट विराट कोहली। वही बात हुई, 104 बॉल्स में 95 रन्स बनाए उन्होंने। ठीक है ना, और जिस तरह से उन्होंने इनिंग स्टार्ट की, बीच में इनिंग्स बनाई और आखिर में मार धाड़ शुरू की, तो जो 95 रन्स थे उसी ने जो है पूरी टीम इंडिया के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट किया कि वो लगा कि एक टीम विन है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये विराट कोहली की वजह से ही एक विन आपके सामने आया है। दूसरी तरफ जो इंडिया के बॉलर्स जैसे काम करते आ रहे हैं, जैसा अच्छा मतलब वो लोग बॉलिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके कोई भी बॉलर को आप लेकर आओ, किसी को बिठा के किसी को भी आप लेकर आ जाए तो वो एक बहुत अच्छी जो ना वो शो करता है, अपनी अपने टैलेंट का शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस मैच में उन्होंने मोहम्मद शामी को खिला दिया। अब आप एक पहला मैच खेलो, पहले मैच में वर्ल्ड कप के मैच में खेलते हुए आप 5 विकेट ले लेते हो, वो भी न्यूजीलैंड की। इट्स नॉट अ जोक। मतलब 5 विकेटें लेना बहुत बड़ी बात है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी तब जब न्यूजीलैंड इतनी हॉट फेवरेट है और इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, उनके बारे में तो क्या बात की जाए, क्या खूबसूरत बॉलिंग कर रहा है, क्या दिमाग से बॉलिंग करता है। ठीक है ना, और कुलदीप यादव और जडेजा का तो सबको पता ही है कि किस तरह से उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट इंडिया का संभाला हुआ है। तो ये मैच भी इंडिया जो है वो 4 विकेट से जीत गया। उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान की। भाई साहब, ये जो मैच है ना, मैं ये कहता हूँ कि यार इंडिया से हार जाओ। ठीक है ना, अफ़गानिस्तान से ना हारो, इंडिया से हार जाओ। क्यों? क्योंकि इंडिया से हारना तुम डिज़र्व करते हो राइट नाउ इस टीम के साथ, क्योंकि ऑन पेपर और ऑन रिकॉर्ड और एक्सपीरियंसेस वाइज और टैलेंट वाइज इस वक्त इंडिया की टीम आपसे बहुत ऊपर है। कैन नॉट कंपेयर इंडिया की टीम एंड पाकिस्तान की टीम। तो अगर आप इंडिया से हारते हो तो इट्स ओके, यू नो कि यार आपकी टीम जो है उनके सामने हल्की है। लेकिन अफगानिस्तान से हारना हर लिहाज से गलत है। ऐसी बात नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो बहुत कोई एक्सपीरियंस से भरी हुई टीम या बहुत बड़ी टीम थी जो आपको आराम से हरा के चली गई। भाई, अफगानिस्तान के जिस बच्चे ने आपकी विकेटें ली हैं, नूर ने, उसको पहला मैच खिलाया गया है। वो क्या 19-20 साल का बच्चा है, उसके सामने आप बाबर आजम खड़े हुए हो, आप रिजवान खड़े हुए हो। ठीक है ना, आप अब्दुल्ला शफीक खड़े हुए हो, आप इफ्तिखार खड़े हुए हो, आप एक्सपीरियंस लोग खड़े हुए हो, आप उसकी बॉल को समझ नहीं पा रहे हो। वो आपको जो बॉल फेंक रहा है आप उसका हाथ रीड ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से गुगली आ रही है, कहाँ से अंदर बॉल डाल रहा है। कुलदीप यादव के हाथ तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत रीड कर लेते हो, लेकिन उस बच्चे का हाथ आपको रीड नहीं हो पाया। कैसे उसने आपकी विकेटें निकाली, किस तरीके की ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो है वो पाकिस्तान के नाम आई है अफगानिस्तान से। अगर स्कोर कार्ड पे देखा जाए, ठीक है ना, तो वही बात हो गई कि यार अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो बैटिंग जब की, तो वही अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में बहुत अच्छा खेला। ठीक है, इमामुल हक ने जो है वो हज़रत इमामुल वही 22 बॉल में 17 रन लेके, भाई पता नहीं कि कौन सी क्रिकेट खेल रहा है बंदा, इससे कोई बताए, इसको कुछ जगाए, इसको बताए कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही, आप दूसरों की बैटिंग देखो, वो ओपनर्स किस तरह से खेल रहे हैं। खुदा का वास्ता है, कुछ कुछ शर्म कर लो, कुछ रहम कर लो। ठीक है ना, सारा गलबा उठा के बाबर आजम पे डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी टीम में उतने ही स्टेक होल्डर हो जितना बाबर आजम है। ठीक है,
इस मैच में एक और ख़ास चीज़ क्या हुई जो कि एक बहुत ही अनवांटेड सा रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टफ है कि भाई आप ज़ीरो नंबर पे थे 2023 में पावर प्ले में छक्के मारने के, और फाइनली अब्दुल्ला शफीक ने दो छक्के मार के वो बुराई तो सर से उतारी। ठीक है ना, तो ये तो बहुत एक अच्छी बात कर दी कि चलो शुक्र है ये एक बुराई सर से उतरी। बाबर आजम आया है उसके बाद 74 रन अच्छे बना लिए उन्होंने, थोड़ा सा चलो भाई निक में आ गए, फॉर्म में आ गए, एंकर की इनिंग्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन 92 बॉल्स लिए भाई। आज मैक्सवेल ने 40 बॉलों पे 106 रन मारा है और मैक्सवेल 5वें 6ठे नंबर पे आता है। और आप ये देखो कि यार 74 रन आप 92 रन बॉल्स पे बना रहे हो, एक छक्के के साथ और 4 चौकों के साथ, ये कोई आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के लिए ये काफ़ी नहीं है। और वो भी इंडियन पिचेस पे खेलते हुए जहाँ पर आपको फट्टी विकेटें मिल रही हैं, जब पे आपको बैटिंग ही बैटिंग करनी है। बॉलर्स की तो ज़िंदगी तबाह है यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बावजूद आप इतना स्लो खेल रहे हो। फिर रिजवान नहीं कुछ कर पाया, सऊद शकील कुछ नहीं कर पाया, शादाब खान ने 40 रन, इफ्तिखार अहमद ने एक बहुत खूबसूरत इनिंग खेली जिससे जो है वो रन रेट में थोड़ी जान आई, रन रेट थोड़ा बढ़ा, टारगेट थोड़ा बढ़ा, ऊपर हुआ, थोड़ा थोड़ा उम्मीद जागी कि हाँ चलो यार एक अच्छा टारगेट लग गया है। तो लेट्स सी अब जो है हम हमारे बॉलर्स क्या करते हैं। बॉलर्स ने क्या करना है भाई सॉरी, सो बॉलर्स ने क्या करना है, पेस अटैक भाई, दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक कर करके दिमाग ख़राब कर दिया आपने बॉलर्स का। शाहीन आफरीदी आए, ठीक है, हसन अली आए, हारिस रऊफ़ आए, आपके इतने बेहतरीन पेस अटैक ने अफ़गानिस्तान जैसे ओपनर्स को 130 रन का स्टैंड दिया विदाउट अ विकेट, और 130 पे जाके आपकी पहली विकेट गिरती है, ठीक है ना, उसके बाद 190 पे आपकी दूसरी विकेट गिरती है, उसके बाद कोई विकेट गिरती ही नहीं है, और वो आराम से 286 बना देते हैं 49 ओवर्स में, एक ओवर रहते। अब गुरबाज ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, सही ना, और इब्राहिम भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो इन दोनों की वजह से जो है ना अफगानिस्तान को विक्ट्री मिली। अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पहली मरतबा वर्ल्ड कप में विक्ट्री मिली, दे डिज़र्व टू सेलिब्रेट, उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी बात है, उनकी 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 कौम ने बहुत सेलिब्रेट किया, उनके प्लेयर्स ने बहुत सेलिब्रेट किया, सारी चीज़ें हुई। फिर अब आने शुरू हो गई कंट्रोवर्सीज़ कि भाई राशिद खान जो है वो इरफान पठान से गले मिल के बड़े खुश हो रहे थे, इरफान पठान एंकर है, उनको ये नहीं करना चाहिए था, और इब्राहिम ने जो है वो अपनी जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने जो उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई रेफ्यूजीज़ के बारे में बोला। भाई तो अगर बोला तो, या इरफान पठान ने अगर ऐसा किया तो क्या हो गया, उनके वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने आपको हराया है, ठीक है ना। अगर एक बंदा इरफान पठान जो कि एक इंडियन है, अगर वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, अगर उसको खुशी हो रही तो कोई बात नहीं, इसमें इतनी कोई मीम्स बनाने की या इतनी पोस्ट बनाने की, इतना कुछ बोलने की, इतनी सारी वीडियोस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। उसका अपना कॉल फेल है, उसको जो चाहिए वो करे, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो आपसे उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा या कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि आपको किस तरह से अगली टीम जो है वो रीड कर रही है। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर लगा दिए, राशिद, मुजीब, नबी और वो बच्चा नूर, उन चारों ने आपको नचा दिया पिच के ऊपर। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ रीड कर पा रहे हो मोहम्मद नबी की बॉल, क्योंकि वो सीधी सीधी बॉल आपको ऑफ स्पिन फेंकता है, वो भी कभी कभार ऑफ स्पिन होती है नहीं होती है। बाकी आप राशिद, मुजीब और नूर को समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई इनको खेलना कैसे। यार क्या फ़ायदा इतनी नेट प्रैक्टिस का, क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा अपने आप को जलाने का धूप में या सब कुछ करने में, जब आप ऑन द गिवन डे जब आप सही खेल ही नहीं पाते हो। बॉलर्स स्क्वाड वही जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि बहुत ही बेकार का स्क्वाड चूज़ किया गया। अगर आप ये देखो, अगर आप दूसरी टीम से कंपैरिजन करो, तो मैं 3 लोगों का कंपैरिजन करता हूँ, सही है ना। न्यूजीलैंड का सैटनर, ठीक है, उसका कंपैरिजन मैं करता हूँ इमाद वसीम से। जो आपका मुजीब है अफ़गानिस्तान का, उसका मैं कंपैरिजन करता हूँ अबरार अहमद से, पाकिस्तान के। और जो आपका नूर अहमद है, इसका अफ़गानिस्तान का जो बच्चा है, इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ एक हमारा डोमेस्टिक का बच्चा है सुफियान मुकीम से। ये तीनों इज इक्वल्स टू ये तीनों
इन तीनों का बिल्कुल 6 के 6 जो है ये बिल्कुल एक दूसरे की जैसी बॉलिंग कराते हैं। तो पाकिस्तान में इमाद वसीम, अबरार और सुफियान मुकीम ये तीनों मौजूद हैं। आप इनके ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते भाई? आप इमाद वसीम को टीम में खिलाओ, वो करेगा वही जो सेटनर कर रहा है न्यूजीलैंड के लिए। आप अबरार अहमद को इन्वेस्ट करके उसको खिलाओ टीम में, वो वही करेगा जो मुजीब कर रहा है अफगानिस्तान के लिए। आप सुफियान मुकीम को खिलाओ, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दो, उसको कैप दो, उसको अपने साथ बिठाओ, डग आउट में बिठाओ, अपने ड्रेसिंग रूम में बिठाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको एक्साइटेड करो। ठीक है ना? वो आपको करके देखा वही जो नूर अहमद ने किया, क्योंकि इन तीनों के एग्जैक्टली सेम वे ऑफ बॉलिंग है। ठीक है, लेकिन आप नहीं करते क्यों? क्योंकि आपने अपनी दोस्तियां बचा के रखनी है, आपने अपनी जगह बचा के रखनी है, आपको अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। ठीक है ना? आप लोगों को ये है कि यार अगर मेरा ये बॉन्ड टूट गया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मेरे साथ ये हो जाएगा तो मेरे साथ वो हो जाएगा। अब उस मैच के बाद भी दिखा रहे हैं भाई बाबर आजम बहुत सैड हैं, वो डिप्रेस हैं, कोई बोलता है वो रात को सोए नहीं है, ये है तो वो है। भाई सबसे पहली बात, मैं दोनों दोनों तरफ से बात करूंगा। पहले मैं फॉर बाबर आजम बात करूंगा, फिर मैं अगेंस्ट बाबर आजम बात करूंगा। फॉर बाबर आजम क्या कि यार वो एक बंदा है, एक कैप्टन है। ठीक है ना? तो जब अब टीम आपकी हारती है तब आप उसको ब्लेम करते हो, जब टीम जीतती है तब आप उसको वाह वाह कर दो। टीम वो बेचारा अकेला क्या कर लेगा जब आपका हारिस रऊफ जो है वो इतनी टेपिया किस्म की बॉलिंग कराएगा, आपका शाहीन आफरीदी नहीं चलेगा, आपका हसन नहीं चलेगा, आपके स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर में विकेट्स निकाल के नहीं देंगे, तो वो क्या उनसे बॉल लेके उनके एक्शन में आके बॉल करा के आउट करेगा खुद ही? नहीं ना। वो सिर्फ क्या कर सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है उनको, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई गुड लेंथ से बॉल डालो, अच्छी बॉलें डालो, विकेट टेकिंग बॉलें डालो। वो खुद कुछ नहीं कर सकता। बैटर्स को वो आके बता नहीं सकता ऑन ऑन द ग्राउंड कि भाई इसको ऐसे खेलो या इसको ऐसे खेलो। ठीक है ना? उसके ऊपर ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और एक एक्सटेंडेड प्रेशर उसके ऊपर आ चुका है कि यार अब कैप्टनसी के होते हुए जो उसकी बैटिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगेंस्ट में क्या बात करूँगा कि मैं पहले भी ये कहता आ रहा हूँ कि भाई विराट कोहली की मैं एग्जांपल हमेशा इसलिए देता हूँ क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जांपल है हर चीज़ के लिए। क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड में आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम में है, आप विराट कोहली की एग्जांपल लो। वो कैप्टन था, उसके ऊपर बहुत बुरा बैड पैच आ गया उसके ऊपर कि भाई वो आईसीसी इवेंट्स नहीं जीत रहा है, वो उसकी बैटिंग भी सही नहीं चल रही है, और टीम में भी जो है वो एका नहीं है, टीम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये वो उसने क्या किया, लाइक अ जेंटलमैन उसने सब कुछ रियलाइज़ किया, एनालाइज किया, देखा, सोचा समझा, अपने लेजेंड से, अपने सीनियर से बात की, मे बी अपनी वाइफ से बात की, सब कुछ डिस्कशन करने के बाद उसने बड़ी ही लाइक ए जेंटलमैन उसने अपनी कैप्टनसी से विड्रॉ कर लिया। जिस दिन से उसने कैप्टनसी से विड्रॉ किया है वो बंदा जो है वापस क्रिकेट वर्ल्ड का किंग बन गया, उसने रूल करना शुरू कर दिया, और आज आप देख लो कि वो कहाँ खड़ा है। क्यों? क्योंकि ही ही इज़ अ टैलेंटेड, एक्स्ट्रा टैलेंटेड बैटर। ठीक है ना? बट ही इज़ नॉट अ गुड लीडर। सही है? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन और सेम इक्वेशन जाती है बाबर आजम के लिए। कैप्टनसी से पहले बाबर आजम की उसकी बैटिंग आप चेक करो, उसकी ड्राइव्स चेक करो, उसका कॉन्फिडेंस चेक करो, उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस चेक करो, कैसे वो एंकर करता था शुरू से लेकर एंड तक वो चेक करो, और कैप्टनसी की बात उसके ऊपर कैसा जंग लगाए माँ सवाए 2-3 मैचेस के, किस तरह से वो अंडर प्रेशर है, किस तरह से वो अंडर क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना? तो जैसे अगर सिर्फ कंपेयर किया जाता है तो बाबर आजम सिर्फ इतनी सी चीज़ अगर विराट कोहली से सीख ले कि जब उसने कैप्टनसी छोड़ी तो कैसे वो अपनी सिर्फ एक चीज़ से फोकस कर पाया, और उसने अपने आप को दोबारा क्रिकेट वर्ल्ड का बादशाह बनाया। तो मेरी एडवाइस, सबकी तरफ से एडवाइस बाबर आजम को यही है कि भाई इस वर्ल्ड कप के बाद बजाय इसके कि तुम्हें कोई निकाले, या तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी हो, या तुम्हें ह्यूमिलेट किया जाए, तुम खुद ही लाइक अ जेंटलमैन कैप्टनसी से विड्रॉ ले लो, और बैट्समैन की तरह नंबर 3 पे या नंबर 1 पे या जहाँ पर भी तुम्हें खेलना है तुम खेलो। आईसीसी की रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग्स में बाबर आजम जो अभी भी नंबर 1 पे है, इतनी सारी बैट परफॉर्मेंसेस के बाद भी। और बैटर्स लाइक विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, क्लासन, ये सारे जो हैं वो नीचे हैं। तो मैं तो भाई आईसीसी की रैंकिंग में कुछ मानता ही नहीं, साफ सी बात है, क्योंकि बाबर आजम अभी डिज़र्व करता ही नहीं है नंबर 1 पे होना। आईसीसी की रैंकिंग को अपना
अपना रूल्स और ये रैंकिंग्स का जो जो फार्मूला है उसको चेंज करना पड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हर कोई जान चुका है इस चीज़ को। आप अगर बैटिंग आप चेक करोगे किस तरह से बाकी की टीमें खेल रही हैं। मैं रिसेंट एग्जांपल ग्लेन मैक्सवेल की दूंगा। आप ये चेक करो कि शुरू में आज के जो जो मैच हुआ था उनका नेदरलैंड्स के साथ लेट मी चेक, नेदरलैंड्स के साथ उनका जो मैच हुआ था उसके अंदर जिन्होंने पहले बैटिंग की, ठीक है, और उसके हाँ नेदरलैंड्स के साथ मैच हुआ तो उसमें उन्होंने बैटिंग करके जब शुरू में डेविड वार्नर आए, मिच मार्श आए, ठीक है ना, वही क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस था जो पाकिस्तान को मार के वो लोग आए थे कि यार उसी तरीके से वो लोग खेलेंगे, तो उन्होंने स्टार्ट उसी तरीके से किया। लेकिन मिच मार्श का एक बैड लक रहा कि उसकी एक शॉट पे बॉल खड़ी हो गई, वो आउट होकर चला गया। डेविड वार्नर का दोबारा वही चीज़ की, डेविड वार्नर जैसे बंदे को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। हमारी टाइम पे भी 10 रन पे कैच छोड़ दिया उसामा मीर ने, तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया, 163 मार के चला गया। और इस मैच में भी रन आउट जो है डेविड वार्नर का बहुत आसान छोड़ दिया, तो उसने 104 मार दिया। ठीक है, चलो वो तो बर्दाश्त हो गया कि भाई एक सेंचुरी हो गई। फिर स्मिथ की थोड़ी फॉर्म वापस आई, उसने 71 मार दिया, ठीक है भाई हो गया। लबुशेन ने आके 62 रन की बहुत अच्छी इनिंग खेली। आखिर में आके उसने जब एक्सेलरेट किया तो उसने 2 छक्के भी मारे और 47 बॉल पे 62 रन बना लिए। उसके बाद जॉश इंग्लिस आए, उन्होंने नॉर्मल खेला, लेकिन उसके बाद जब ग्लेन मैक्सवेल आए, शुरू शुरू में तो बहुत सही है, 1 रन निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 3 निकाल लिए। फिर जो भाई साहब ने मारना शुरू किया तो भाई वो रुका नहीं है फिर। मतलब वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50s में से वो उसका इनाम एक हो चुका है। आई थिंक एक शाहिद आफरीदी का है और एक आध पता नहीं और किसी संगाकारा का मेरे ख्याल में, और तीसरे चौथे नंबर पे ये ग्लेन मैक्सवेल आ गया है। 44 बॉल्स पे 106 रन, जिसमें 8 छक्के और 9 चौके मारे हैं, और वो भाई साहब खेलने आ रहे हैं छठे नंबर पे। यानी कि वो खेलने आ रहा है जब इफ्तिखार हमारा खेलने आता है। इफ्तिखार तो मेरा कहने का मकसद क्या है, इफ्तिखार और मैक्सवेल, इन दोनों के अंदर इतना सा फ़र्क नहीं है, इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? ग्लेन मैक्सवेल की रेंज ऑफ शॉट्स जो है आप वो देखो, उसने 2-3 छक्के तो आपको रिवर्स पे मारे, ठीक है ना। फास्ट बॉलर को रिवर्स में छक्का मारना तो मजाक की बात नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए आपको इस चीज़ के लिए। इफ्तिखार अपनी कभी ज़िंदगी में रिवर्स शॉट नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि सिर्फ जैसे कि मैंने पहले बोला, सिर्फ 2 बैटर्स आपकी 11 की बैटिंग लाइनअप पे 2 बैटर्स जो है वो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपकी मैच पे डालते हैं कि अगली टीम की आप कमर ही तोड़ देते हो। नेदरलैंड्स की टीम माना कि बहुत एक हल्की टीम है, लेकिन उन्होंने अभी जो मैच जीत कर आए हैं उसके बाद उन्होंने जो कॉन्फिडेंस लाए वो लोग, वो हमें थोड़ा सा बॉलिंग में दिखा, लेकिन उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से हिल गया। और जब वो लोग बैटिंग पे आए तो उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो उस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दे दी 309 रन की जीत, जिसने ऑस्ट्रेलिया का रन रेट जो है, नेट रन रेट, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया। तो अब कहने की बात क्या है, अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें तो नेट रन रेट्स जो है वो 4 टीमों के प्लस में ही हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट इतना ऊपर किस तरह से आया, वही मैंने आपको बताया कि 309 रन मार के। 5वें पे पाकिस्तान है, और फिर अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स। अब पाकिस्तान के लिए आगे का सिनेरियो क्या है? पाकिस्तान का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से है अगला। साउथ अफ्रीका को सब जान चुके हैं, सबको पता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो हल्का नहीं आने वाला, वो शुरू से ही वही मार धाड़ होगा, ठीक है ना। और वो आपको बहुत मारेंगे, ठीक है। तो आपने अब अपना दिमाग उस तरह से चलाना है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि यार देखो, प्रीवियसली जितने भी रिकॉर्ड्स चेक किए जाए ना, पाकिस्तान का जो थोड़ा सा रिकॉर्ड रहा है ना, जब वो चेस करने जा रहे होते हैं तो उनको अगर ज़्यादा ज़्यादा हाई साइड पर रन मिल रहे होते हैं तब वो अच्छा खेलते हैं। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखी कि जिस तरह श्रीलंका को हराया और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छा फाइट किया चेस करते हुए, क्योंकि बिग टारगेट था। स्मॉल टारगेट पे हमेशा ये टीम कोलैप्स करती है। साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने दो, उनको मारने दो, उनको 300 प्लस मारने दो, लेकिन उनको 350 तक रोक लो। अगर 350 से ऊपर गया, 300 से खैर 300 से ऊपर जाएगा तब भी आपके हाथ से मैच जो है वो 50-60% निकल जाएगा, लेकिन 350 से ऊपर चला गया तो आपका ये मैच भी हाथ से निकल गया। साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं, जॉनसन और रबाडा निगीरी, और जो उन्होंने अभी एक और खिला है लजर्ड विलियम्स, बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है ना।
और उनको जो है वो स्पिनर्स पे अपने ज़्यादा वो रिलाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। केशव महाराज जो है वो अच्छी बॉल डाल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि तबरेज़ शमसी को वो लोग खिला लें, कंसीडरिंग कि यार वो पाकिस्तान की टीम जो है वो लेग स्पिनर्स को लेफ्ट लेग स्पिनर्स को पकड़ ही नहीं पा रही। कुलदीप को नहीं पकड़ पा रही, नूर अहमद को नहीं पकड़ पा रही, तो क्या पता तबरेज़ शमसी जो है वो भी एक बहुत ख़तरनाक बॉलर साबित हो जाए पाकिस्तान की साथ जो मैच है उसके लिए। अब ये इतनी सारी बातें कहने को आ रही हैं कि भाई स्क्वाड में अबरार अहमद है, स्क्वाड में मोहम्मद हारिस है, किसी को जो है ना वो फेक इंजरी करके या फेक बीमार करके बिठा दो और इनको खिला लो। भाई अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम उन दोनों को लेकर आओगे इतने प्रेशर मैच में, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर तुम उन लोगों की ज़िंदगी उनके करियर तबाह कर दोगे। जो तुम्हारे पास है तुम उनको ही खिलाओ। हाँ, ये बात सुनने में आ रही है कि भाई फ़खर जमान बहुत फिट हो चुके हैं तो वो इमाम को रिप्लेस कर सकते हैं, कर लो। वो दोनों एक जैसे ही हैं, उन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़खर को खिलाओगे, इमाम को खिलाओगे, बात एक ही है, ठीक है ना। लेकिन बात सारी ये कि खुदा खुदा का वास्ता, यू हैव नथिंग टू लूज़ एंड यू हैव एवरीथिंग टू लूज़। ये वो वाला मैच है। अगर इसके अंदर तुमने फिर दलेरी से नहीं खेला और फिर वही डर डर के वही टिपिकल 80s 90s की क्रिकेट खेली, तो हाल वही होना है जो कि अब तक मैचेस में होता आ रहा है, ठीक है ना। दुख सिर्फ इस बात का है कि इंटेंट नहीं दिख रहा बिल्कुल भी किसी की तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक एका और एक जो बॉन्ड था इन सब के अंदर, वो ऐसा ऐसा टूट रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है इस चीज़ के अंदर कि शाहीन आफरीदी को कैप्टन बना दो, शाहीन आफरीदी को कैप्टन बना दो, क्योंकि वो एक अग्रेसिव कैप्टन है, वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप ये चेक करें कि वो शाहीन आफरीदी जब लाहौर कलंदर का कैप्टन था तो उसके पास बहुत अच्छे दूसरे भी ओवरसीज़ प्लेयर्स भी थे, ठीक है ना। वो सिर्फ पाकिस्तान टीम से डील नहीं कर रहा था, बाबर आजम पाकिस्तान टीम से डील कर रहा होता है। तो आपको ये जो कैप्टनसी की बातें करनी है या आपको कैप्टनसी चेंज करनी है, कुछ भी करना है, या वर्ल्ड कप की बात करो, ताकि अभी जो 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 चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए ये लोग खुद सोचें, ये लोग खुद मेहनत करें और अपना टैलेंट दिखाएं। इनके पास हर किस्म का वो टैलेंट है जो कि किसी भी टीम को बीट कर सकता है। एज बीइंग पाकिस्तानी, ऑब्वियसली मेरी मेरी होप यही रहेगी कि यार पाकिस्तान को मैं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में देखूं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकली मुझे ये पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि बाकी की जो टीम्स है वो बहुत ज़्यादा शदीद फॉर्म में है और बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं। और उनको बीट करना या उनसे ऊपर जाना एक बहुत इम्पॉसिबल सा ट्रिप लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास वो स्पार्क नहीं है टीम के अंदर, ना वो ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में ना बैटिंग डिपार्टमेंट में, कि आप बोलो कि यार ये एक बंदा जो है ना ये पूरा मैच घुमा सकता है, वहाँ सिवाय इफ्तिखार अहमद के चलो यार वो बीच में आके जो है वो थोड़ा अच्छा मार धाड़ करके हिसाब किताब ऊपर नीचे कर देता है। लेकिन बात वही है कि लोग सब यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मैच में मोहम्मद हारिस को खिलाओ, अबरार को खिलाओ। मुझे ये पॉसिबल होता नहीं लग रहा, क्योंकि आप अगर आपने किसी की इंजरी फेक करनी होती या आपने किसी को बीमार करना होता तो आप अभी तक करके पूरे सोशल मीडिया पे फैला चुके होते। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि सेम टीम जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं कि खुदारा हारिस रऊफ़ को बिठा के वसीम जूनियर को खिला लो, क्योंकि हारिस रऊफ़ से तो 10 गुना ज़्यादा बेहतर वसीम जूनियर है, इतना नहीं पिटेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि हारिस रऊफ़ जो है वो पता नहीं किन किन हवाओं में उड़ रहे हैं, उनके क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो खैर देखते हैं, क्योंकि कल का मैच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। टक्कर का मैच भी हो सकता है, वन साइड मैच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैच के बाद जो भी एनालिसिस होंगे, जो भी देखा जाएगा कि कैसा मैच खेला गया है उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा थॉट्स मोस्ट प्रॉब्ली। और होपफुली मैं अच्छे मूड में उस वीडियो को बनाऊंगा, ये देखते हुए कि पाकिस्तान वो मैच जीत गया है। अगर ना भी जीता देन डेफिनेटली एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी जेट अगेन दोबारा जो लेट वीडियोस डालने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैच ख़त्म होने के बाद मैं इंतज़ार करता हूँ कि सब लोग अपने अपने तज्जियात दे दें। सब लोग इतने जो एक्सपर्ट बन के बैठे होते हैं हर चैनल पे 5-5 6-6 बिठाए हुए, आज तक उन्होंने कभी ज़िंदगी में एक सीधा शॉट नहीं खेला, तो वो दूसरों को बता रहे हैं कि कैसे खेलो। अभी मैंने एक वीडियो देखी, इसमें एक टिकटॉकर साहब जो है वो मोहम्मद रिजवान को बता रहे हैं कि कैसे एलबीडब्ल्यू नहीं होना है। तो ये तो हालात चल रहे हैं। तो मैं पहले देखता हूँ कि सारी चीज़ें कि भाई किस किस तरह की क्या क्या कोई बात कर रहा है, उसके बाद आके डिस्कस करता हूँ कि यार अच्छा ये सही बोला गया, ये गलत बोला गया। तो इसलिए वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर सम मोर थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।